नमस्कार दोस्तों, विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम विचारों का मंथन करते हैं। काव्य, कविता, साहित्य रचना, विचार मंथन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैनल के माध्यम से, कुछ टॉपिक लें और बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ उस टॉपिक पर एक विचार का मंथन करें और उससे कारण और निवारण, प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो हम उस विचार के माध्यम से, मंथन के माध्यम से निकालें। आज मेरे साथ विराजमान है मिस्टर अबुल भाई, जो है आईटी कंपनी में है और ये बहुत हाईटेक डेवलपर है, आर्किटेक्ट है। इन्होंने पाइथन, इवन माइक्रो पाइथन और जाने कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में इनका एक्सपर्टाइज है। तो आज हमारे साथ मंच पे अबुल भाई विराजमान है। अबुल भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ आपके शो पे बुलाने के लिए और ये मंच देने के लिए मैं फिर से आपका एक बार और बहुत धन्यवाद करता हूँ। अबुल भाई, आप आए हैं, अब आप आते ही रहेंगे। ठीक है, बुद्धिजीवी व्यक्तियों के साथ विचार का मंथन करना और उस पे एक न्यूट्रल होकर डिस्कशन करना और जिससे कि कंक्लूजन निकले, प्रॉब्लम हो, स्टेट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसका सॉल्यूशन हो। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। तो आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस विषय पे हम विचार मंथन करेंगे, वो है एजुकेशन सिस्टम। तो मैं कुछ थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि किस किस पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, क्या उसमें कोई इश्यूज हैं? अगर इश्यूज हैं तो क्यों हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं अपने माध्यम से, और हम क्या संदेश दे सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और बेहतर हो सके। तो कुछ पॉइंट्स लेकर हम आए थे कि किड्स एंड टीनेज एजुकेशन, पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर सब्जेक्ट्स एंड मैच्योरिटी लेवल, एक एक करके हम विषय पे डिस्कस करेंगे। फिर एग्जाम रिजल्ट्स, एग्जाम का फियर और ये सारी चीजें। फिर टीचर्स, मॉरल एजुकेशन, उसके बाद डायरेक्शन टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स आफ्टर +2। 12वीं के बाद बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूं, उस पे लेके हम मंथन करेंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पे मंथन करेंगे, आयुर्वेदा मेडिकल पे मंथन करेंगे। इक्वेलिटी एंड अपॉर्चुनिटी इन अदर फील्ड्स, जो समानता जो बाकी के क्षेत्र हैं, चाहे म्यूजिक हो, योगा हो और बहुत सारे कारपेंट्री हो, हर क्षेत्र में हम मंथन करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक पे हम 10-10-15 मिनट का टाइम दें। और हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, हमने इन फील्ड्स पे अध्ययन किया और इसके माध्यम से हम इसे मंथन करके एक आपको तर्क देंगे और एक गोल देंगे, जिसके थ्रू हम उसको अपने जीवन में लाएं और लाने के बाद हम एक अच्छा समाज बनाएं। तो अबुल भाई, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे दिमाग में सब्जेक्ट क्यों आया, मैं आपको 2 रीजन है उसके। एक, कहीं ना कहीं से एक स्पार्क पैदा होता है और आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है। तो मेरे साथ स्पार्क कैसे पैदा हुआ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, मेरी बच्ची 6th क्लास में है, तो उसको पढ़ा रहा था। तो 6th क्लास में सब्जेक्ट था हेल्थ। तो हेल्थ में डेफिनेशन थी, यही हमारे 10th क्लास में डेफिनेशन थी हेल्थ की, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। तो मेरा दिमाग क्यों डायरेक्ट हुआ कि हमारा वेलबींग ज्यादातर फिजिकल और मेंटल की तरफ होता है, मगर अगर पूछे सोशल वेलबींग तो हेल्थ से कनेक्ट ही नहीं होता। कि अगर बंदा कोई सामाजिक, अगर वो सामाजिक नहीं है, इसका मतलब अनहेल्थी है। तो हम जो किताबों में पढ़ते हैं और जो वास्तविक रूप में हमारे जीवन पे आधारित होता है कि हमको सामाजिक होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी हमारा हेल्थ की डेफिनेशन जिसने लिखी है तो कुछ ना कुछ सोच के लिखी होगी। तो इसने मेरे अंदर एक स्पार्क पैदा किया, चिंगारी पैदा करी। और एक चिंगारी पैदा करी थी आज से 4-5 साल पहले। जैसे कि एक इंजीनियर की इच्छा होती है कि डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े, एक सब्जेक्ट होता है, आप तो इंजीनियर हो, तो उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं कोई एप्लीकेशन की। तो एक ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिटी या कुछ के लिए लॉग आ गया। अब दिमाग पे सवाल हुआ, लॉग आ गया,
अब लॉग, फिर मैं लॉग आखिर है क्या, सवाल आया, उसने स्पार्क पैदा किया। हम लोगों से पूछे लॉग 10 है तो वो 1 होगा, मगर लॉग का वास्तविक यूज क्या है? और मैं उस लॉग को पढ़कर आया हूं, और मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूं, नौकरी करे, मेरे को इतने एक्सपीरियंस है, उसके बाद मेरे को अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन सिस्टम पे उसके दोषी हम भी हैं। और शायद अगर ये सर्वे करें कि लॉग 10 क्या है, तो लोग बता देंगे 1, मगर लॉग वास्तविकता में क्या है, तो शायद एक एग्जैक्ट उत्तर ना मिले। तो इन सबको लेके हमने कॉन्सेप्ट बनाया विचार मंथन का। तो अब थोड़ा सा अपने इसमें अपने विचार प्रकट कीजिए, फिर हम दोनों उस पर मंथन करेंगे। तो आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जिस एज ग्रुप में आते हैं, हमारे बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, ठीक है, और आपके श्रोता भी बहुत सारे उसी एज ग्रुप पे आते होंगे जिनके बच्चे हैं और बड़े हो रहे हैं। तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा का जो सिस्टम है ये क्यों है, कैसे है, और आगे चल के क्या होगा, ताकि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए अभी से कुछ अच्छे कदम ले सके, कुछ अच्छे स्टेप्स ले सके। तो किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो उसके उत्पत्ति को समझना बहुत जरूरी है। हम वहां तक पहुंचे कैसे और उसका हिस्ट्री क्या था। तो जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हम देखते हैं, या आज हम किसी से बात करेंगे एजुकेशन, तो उसके दिमाग में आएगा एक क्लासरूम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास बुक्स है, कॉपीज है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनके सबके दिमाग में ये आता है। फिर स्कूल से निकल के कॉलेज जाते हैं, फिर वही पैटर्न चलता है, आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट क्लासेस है, डिफरेंट टीचर्स है। ये जो है ना, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह का फैक्ट्री मॉडल। और ये आया औद्योगिक क्रांति की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। तो अगर आपने बहुत सारे टीवी शोज भी देखे हैं, बुक्स भी पढ़ा है, आपको पता है कि एंशियंट टाइम्स में जब हम जंगलों में रहते थे, तो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लोग बस देखते थे, सीख लेते थे। कोई, फिर हम सिविलाइज्ड हुए, हमने खेती करना शुरू किया, हम जंगल से बाहर आए, फिर हम रहने लगे। तो समाज में लोगों ने काम को अलग अलग बांट दिया। कोई कपड़ा बना रहा था तो उसके बच्चे उनको देख के कपड़ा बनाना सीखते थे, कोई कुम्हार था वो बर्तन बना रहा था तो उसके बच्चे वो देख के सीख लेते थे। ये भी एजुकेशन था, बिल्कुल था, ठीक है। उसके बाद जो है फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम आया, जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम उसको गुरुकुल सिस्टम के हिसाब से जानते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं एक तर्क दूंगा कि एजुकेशन का एक मतलब जो हमारे मंथन से निकला कि कोई भी चीज को सीखना एक एजुकेशन है, कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई भी चीज को सीखना। तो गुरुकुल सिस्टम आया इंडिया में, चाइना में भी सिमिलर सिस्टम आया, और ये एजुकेशन जो है ये फॉर्मलाइज हुआ, लेकिन ये मासेस के लिए नहीं हुआ, हर किसी के लिए नहीं हुआ। जो एलिट तबका था सिर्फ वही उस एजुकेशन को पाता था। बिल्कुल। और जो गुरु होते थे वो ऐसे नहीं होते थे जिनका का काम है कि सिर्फ शिक्षा देना। जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते थे वो बनते थे गुरु, जिन्होंने वो काम किया हुआ होता था। और वो गुरु के साथ ही वो शिष्य रहते थे। ऐसा नहीं था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि हमको अब ट्रेंड लोगों का जरूरत पड़ने लगा, बड़े बड़े कंपनीज को चलाने के लिए, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, और सारे प्रोसेस को मैनेज करने, जो हम अभी देख रहे हैं। ये पूरा सिस्टम 200 साल में सिर्फ डेवलप हुआ है। तो एजुकेशन को फिर फॉर्मलाइज किया गया, और एजुकेशन फिर वहां से निकल के आ गया मासेस के लिए, कॉमन पीपल के लिए, आम आदमी के लिए आ गया एजुकेशन। और आम आदमी को जो एजुकेशन दिया जाने लगा, इसका मेन पर्पस ही यही था कि आप जाए और आप जाके इंडस्ट्रियल जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसको जाके आप फीड करें, उसमें जाके आप अपना योगदान दें। तो बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इस पे एक हमारा निष्कर्ष निकलता है कि एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं एक तरीके से बाइज्ड है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज पर बाइज्ड है? हम बाइज्ड नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि जैसे हम सोचते हैं ना एजुकेशन तो ज्ञान, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये बहुत सारा चीज जो है, इसमें स्किल्स भी आते हैं, आपका ट्रेनिंग भी आता है, ये सारा चीज आता है ताकि आप कहीं पर जाके इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में जाके अपना योगदान दे सके। ठीक है। तो इस तरह से ये एजुकेशन सिस्टम आया। अब इसमें डाइवर्जन कैसे आ गया कि अब लोग जो है वो फोकस्ड हो गए कि कौन किस टाइप का काम कर रहा है। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसको सिर्फ मेडिकल वाला चीज पढ़ना है, कोई इंजीनियर बन रहा है तो उसको सिर्फ इंजीनियरिंग वाले जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ना है। लेकिन अगर हमको दुनिया में जीना है तो हमको सारे नॉलेज चाहिए। नॉलेज तो आपको ब्रह्मांड में जो भी दिख रहा है हर चीज आपको चाहिए। आपको तो पूछ पूछ के जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं कि आपने कॉलेज में क्या पढ़ा था, उसके हिसाब से ही आपके सामने मैं एक प्रॉब्लम आऊंगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि हमने लोगों को सिर्फ ट्रेंड एम्प्लॉय बनाना शुरू कर दिया एजुकेशन सिस्टम में, ना कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन।
जिसका कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। पहला पॉइंट होना चाहिए कि एजुकेशन में वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। सेकंड आपका होना चाहिए कि एजुकेशन शुड बी फॉर मोरल डेवलपमेंट, उस बच्चे के अंदर में नैतिकता जो है वो ह्यूमन वैल्यूज आना चाहिए, कल्चरल वैल्यूज आना चाहिए और ज्ञान आना चाहिए। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कितना अच्छा पॉइंट है ये। तो इससे हमारा एक ये निकला, अभी तक कंक्लूजन निकला कि एजुकेशन और ट्रेनिंग ये 2 अलग चीज है। ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि आप ये काम कैसे करोगे, आपका रेजोल्यूशन कैसे हो, आपने वो स्टेप सीख लिए। स्टेप सीखने के बाद आपने सोचा ही नहीं। शायद यही कारण था कि जितने भी टीचर लॉग ज्यादातर पढ़ाते हैं वो लॉग 10 की वैल्यू 1 जानते हैं, लॉग एक्स और ये सब के फॉर्मूले जानते हैं, मगर लॉग का मूल रूप क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, ऐसे लॉग तो एक एग्जाम्पल है कोई भी चीज का। तो हम उसकी गहराई पे उतरेंगे जब तक नहीं, जब तक हम उसको एज अ ट्रेनिंग लेंगे। देखो ट्रेनिंग क्या हो गया, एक तरीके से एक इंस्ट्रक्शंस हो गया जिसमें आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिया, मगर उसमें उसके पीछे कितना अध्ययन किया वो एजुकेशन है। तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब मैं आपकी गहराई की बात को समझा। बहुत अच्छा पॉइंट आप निकाल कर आए। और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं और हमने एजुकेशन का पास्ट जो है उसको समझा, प्रेजेंट को समझा, कहाँ से ये आया समझा, तो इसके फ्यूचर को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एज ए पेरेंट अगर हम अपने बच्चों को आज बड़ा कर रहे हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि आगे ये किस दिशा में जा रहा है। और हम आजकल हर चीज में सुन रहे हैं एआई एआई एआई। एआई जो है वो इंसान जो कुछ भी अब तक किया है हर एक फील्ड को जाके वो इफेक्ट करने वाला है। ऑलरेडी वो कर रहा है लेकिन हमको वो पता नहीं चल रहा है। तो आज से 10 साल पहले जब हम कुछ भी बनाते थे और कोई भी बिजनेस के लिए कोई प्रोसेस डेवलप करते थे, कोई ऐप डेवलप करते थे या सॉफ्टवेयर डेवलप, तब तो ऐप नहीं था, वर्ड सॉफ्टवेयर। तो वर्ड आया मोबाइल फर्स्ट, यानी आपको हर चीज का जो डिलीवरी है वो मोबाइल के ऊपर सोचना है, कैसे आप प्रोडक्ट को वहां से डिलीवर करेंगे। ठीक है। अभी जो बात लोग फिर नया एक वर्ड आया है वो आया है एआई फर्स्ट, यानी आपको हर एक सॉल्यूशन को, हर एक बिजनेस आइडिया को एआई को रख के ही डिजाइन करना। तो एजुकेशन को भी एआई के अराउंड ही हमको डिजाइन करना है और सोचना है फ्यूचर में। क्यों? बहुत सारा काम जो अभी हम सोचते हैं कि सिर्फ इंसान ही कर सकता है या मानव ही कर सकता है क्योंकि हमारे पास सोचने की क्षमता है, तो ये हमारे लिए बस एक मैटर ऑफ टाइम है कि जब हमको रिप्लेस करके मशीन वो काम करने लगेगा। आज आप मशीन को सिर्फ बता दें कि मेरे को एक स्टोरी चाहिए और वो आपके लिए वो स्टोरी बना देगा। आप जैसे आपने सिंड्रेला की स्टोरी सुनी होगी, बहुत फेमस स्टोरी है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक किसी ऐप के लिए। तो हमने जनरेटिव एआई को सिंड्रेला का स्टोरी फीड किया और जनरेटिव एआई को बोला कि हमें ये स्टोरी मिडिल ईस्ट के कंट्री ए के एक बच्चों को सुनाना है, प्लीज मॉडिफाई दिस स्टोरी बोल के हमने क्यू दिया। और आप शॉक हो जाएंगे, विदाउट एनी ट्रेनिंग दैट वी एक्सप्लिसिटली गिव, और उस एआई ने उस स्टोरी को पूरा रीराइट कर दिया, उस बच्ची का नाम आयशा कर दिया। और उससे भी शॉकिंग ये चीज था कि उसने सैल्यूटेशन जहां से वो स्टार्ट होगा वहां पर उसने सलाम डाल दिया। ओह माय गॉड, जैसे एआई को पता है कि हम मुस्लिम्स जो है उनका सैल्यूटेशन सलाम से स्टार्ट होगा। और आपने ये भी देखा होगा वो सिंड्रेला के स्टोरी में वहां पर वो लोग बॉल डांस करते हैं, यानी कि एक हॉल के अंदर में डांस होता है। क्योंकि इस्लाम में डांस इज नॉट, थोड़ा ग्रे एरिया है, कोई लोग बोलते हैं करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए, एआई को ही पता है। तो एआई ने क्या किया, उसको डांस के जगह रिप्लेस करके कर दिया फेस्टिविटीज। क्या बात है। तो आप सोचिए कि एआई अगर इतना इंटेलिजेंट हो गया कि उसको पता है कि लोगों का कॉन्टेक्स्ट क्या है बात करने का, उसके हिसाब से सिनेरियो क्रिएट कर दिया, उसने खुद से नाम भी रख दिया। तो जैसे आप कवि लिख रहे हो, तो अगर आपने एआई को अपना दोस्त माना और उसको साथ में लेके कविता लिखी तो आप रहोगे, नहीं तो एआई आपके बदले कविता लिख देगा। सही है, ठीक है। मगर वो एआई वो फील जो जैसे आप खासकर लिखते हो या कुछ करते हो, खैर हम वो उस पर बाद में बात करेंगे। अब हमारा एक है कि बच्चों की जो एजुकेशन, जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आज मैं देख रहा हूँ जैसे जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, तो नर्सरी में आया इतना वेट, केजी में आया इतना वेट, 5th-6th क्लास में आया इतना वेट। तो जब इतनी वेटेज होगा एजुकेशन का, तो जब इतने सारे सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट में इतने कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट होगा कि मुझे टारगेट रीच करना है। उसका ऑब्जेक्ट होगा
मुझे टारगेट रीच करना है, मैं उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को मंथन करना तो रहा ही नहीं। तो यहाँ ऐसा क्या हो कि इसको हम ठीक कर सके। जैसे मैं ये सोचता हूँ, और ये शायद हमारे टाइम में भी था, कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ने की गहराई में उतरने की जगह हमारा दिमाग चला जाता है मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मैं टारगेट अचीव कर। तो उससे मेरा दिमाग तो विकसित हुआ नहीं। अगर दिमाग मेरा विकसित हुआ नहीं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं एजुकेशन फ्लॉ है। इसका जो है बहुत आपने एकदम करेक्ट बात किया, क्योंकि ये सिर्फ अभी का टाइम के लिए नहीं है, हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं। हम जो बोल रहे थे कि बच्चों पे जो किताबों का लोड इतना ज्यादा हो गया है, तो कभी कभी देख के आता है कि पैदा हुआ नहीं और तनाव पहले से ही आ गया। और अगर तनाव होगा तो आदमी की सोचने की शक्ति, आप लॉजिक तरीके से सोचो, आप बहुत ज्यादा तनाव में हो तो आप इतना गहरे से आप कोई चीज का अध्ययन ही नहीं कर सकते हो। 5वीं क्लास के 6वीं क्लास के बच्चे, इतना लोड है पढ़ाई का, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मैं सब्जेक्ट की डीप डेप्थ में जाऊं। उसका ऑब्जेक्ट होता है कि मैं कैसे भी ये चैप्टर खत्म कर दूं और वहां जाके एक स्टेटस दे दूं कि मेरा चैप्टर हो गया। और उसमें बच्चा ना तो सही ढंग से खेल पा रहा है और ना सही ढंग से सब्जेक्ट का अध्ययन कर पा रहा है। मैं ये 5th 6th क्लास में ये मैं बच्चों में नोटिस कर रहा हूँ। तो इसके लिए ऐसा हम क्या कर सकें कि या फिर एक स्कूल कॉलेजेस या जितने भी संस्थान है, और या फिर हम अपने बच्चे को किस तरीके से, क्योंकि कॉलेज संस्थान को इतना चेंज करना एक साथ मुश्किल होगा, तो मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं सुबह उठ के आधा पौन घंटा अपने बच्चे को समझा देता हूँ, तो वो 15 मिनट पे वो इस चैप्टर का सार लेके, समरी लेके 15 मिनट में बच्चे को समझ में आ गया और वो मंथन करके कहीं ना कहीं एक तरीके से हो गया कि उसको एक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया। मगर शायद बहुत पेरेंट्स बहुत कारणवश की टाइम ना दे पाते हो और बच्चे को डायरेक्शन मिलानी, वो ट्यूशन जाएगा, ट्यूशन में भी ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं उसके। तो यहाँ एक मुझे लगता है कि बच्चे पे उसकी मैच्योरिटी लेवल, एक बच्चे की मैच्योरिटी लेवल है, करेक्ट, उसके हिसाब से लोड ज्यादा है। अगर देखो जब हम 6th 5th 6th क्लास में थे, वही सब्जेक्ट हमको कठिन लगता था, हमारी उम्र बढ़ी तो वो सब्जेक्ट हमको आसान लगने लगा। तो कहीं ना कहीं एक जहन में आता है कि बच्चे की मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से वो एजुकेशन सिस्टम सिंक नहीं है, और हम क्या योगदान कर सके उसमें, मतलब आपका क्या उसमें सजेशन होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एजुकेशन है, अब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से निकल के नॉलेज इकोनॉमी में आ गए। नॉलेज इकोनॉमी से हम एआई की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि चीजों को समझना और उस ज्ञान को प्रॉपरली जानना और भी ज्यादा जरूरी हो गया पहले से। तो पहले जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन में, जो एग्जाम्स थे, वो एग्जाम सिस्टम इसलिए था क्योंकि वो आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं, एक्चुअली रिजेक्ट करने के लिए बना था, ताकि हम जो लोग दौड़ रहे हैं उनमें से जो फ्रंट रनर्स हैं उनको पिक करके लाए और अपने काम पे लगाए। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम का पर्पस ये होना चाहिए था, जो कि स्टार्टिंग में था, बाद में जाके वो चेंज हो गया, कि भाई किस बच्चे के अंदर कौन सा चीज कमी है, कौन सा चीज को पता नहीं है, तो टीचर उसको वो पढ़ाए। लेकिन वो चेंज होकर ऐसा आ गया कि भाई एग्जाम के लिए ही लोग पढ़ने लगे, क्योंकि मार्क्स वाज एवरीथिंग। और मार्क्स के बाद फिर कोई उसको इवेल्युएट नहीं कर रहा है टीचर कि भाई मार्क्स के बेसिस पे मेरे को ये काम करना है बच्चे के ऊपर, क्योंकि आपने 10th का एग्जाम दे दिया, खत्म, उसके बाद आपका कुछ नहीं हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए एग्जाम होना ही नहीं चाहिए। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप जाके यूरोपियन कंट्रीज में देखें, खास करके जर्मनी में देखें, तो शायद 5th या 6th तक, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अच्छे खासे प्राइमरी स्कूल के एंड तक उनके यहाँ कोई एग्जाम नहीं होता है। अच्छा, एग्जाम नहीं होता है, बच्चे ऐसे ही जाते हैं, टीचर उनको ऐसे ही पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, टीचर ही देख लेते हैं किसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से समझा देते हैं, और वो सेल्फ इवेल्युएट करके, वो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सिखाना। ये नहीं होता कि उसका मार्कशीट बना के उसके पेरेंट्स को देना कि देखो तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब एक तो अच्छा, तो यहाँ से एक हमारा निकला कि एग्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि देखा जाए तो नासा में वेस्टर्न कंट्रीज के काफी हैं और यूएस में है, यूएस में भी आई थिंक यही सिस्टम है। तो अब हमारे इससे एक हमारा कंक्लूजन ये निकला कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से ये योगदान कर सकते हैं कि बच्चे के वहां स्कूल में मार्क्स होंगे, हम संस्थान को चेंज नहीं कर सकते, मगर हम अपने अंदर ये चेंज ला सकते हैं कि जो हमारा बच्चा है जो पढ़ रहा है,
अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिजीवी नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, अगर हम इस जगह को ठीक करना चाहते हैं तो हमको टीचर्स की क्वालिटी को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे जैसे कंट्री में एक सच्चाई है कि हमारे यहाँ जो जो गुरु है, जो टीचर है, जो हमने बात की कि गुरुकुल के टाइम में भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते थे वो गुरु बनते थे। अभी आप देख लो हमारे जनरेशन में क्या हो रहा है, जिनको कॉर्पोरेट में काम नहीं मिलता है या प्रॉपर जॉब नहीं मिलता है वो जाके टीचर बनते हैं। बिल्कुल, मैं आपको अपना एक बताऊंगा, और उनको हम ठीक से पे भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं एक तो यहाँ मुझे लगता है कि जो गवर्निंग बॉडीज हैं हमारी, उसमें हम तुम्हारे गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल हो गई या आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, यहाँ कुछ संशोधन करना चाहिए कि एक तो टीचर की सैलरी तरीके से, जैसे एक इंजीनियर डॉक्टर की सैलरी है ऐसे ही टीचर्स की सैलरी होनी चाहिए। तो लास्ट अगर आप देखेंगे 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, इनमें टीचर्स के सैलरी को कंपेयर टू और दूसरे एम्प्लॉयज काफी ज्यादा हाइक किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ सैलरी बढ़ाने से नहीं होगा, आपको टीचर्स को जो रिक्रूट करने का प्रोसेस है ना वो चेंज करना होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। इंडिया में आप देखिए हर एक जॉब में हमारा माइंडसेट ही है, हम एज अ समाज लोगों को पता ही नहीं है कि जिस तरह से हम लोगों का एग्जाम लेके उनको वो नौकरी के लिए भर्ती करते हैं, ये सिस्टम ही गलत है। इसलिए क्योंकि जो बंदा चीजों को पढ़ के आपको एक रिटन पेपर पे अच्छा मार्क्स लाके दे रहा है, वो प्रैक्टिकली उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है क्लीन कि हम अच्छे लोगों को लेके आ सके। ठीक है, हम एग्जाम लेते हैं और एग्जाम में जो टॉप करता है उसको ही सिर्फ लेके आते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हो कि प्राइवेट कंपनीज जो लोगों को बिना एग्जाम के हायर कर रहे हैं, बहुत प्राइवेट कंपनीज आर डूइंग गुड जॉब हियर कि वो आदमी की क्वालिफिकेशन पे ना करके उसकी क्वालिटी के बेस पे उसका वो ले रही है। करेक्ट, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पैरेलल काम करते हैं, चाहे आप टेलीकॉम ले लीजिए, चाहे आप आईटी को ही ले लीजिए, सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स का आप हालत देखिए। और आईटी की सारी वेबसाइट्स कितनी हाईटेक है। आप अमेरिकन कंपनीज के लिए काम करते हैं, आप बैंक्स के लिए काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं। हाईटेक एप्लीकेशन आप उसका इंटरफेस देखिए और उसका यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस देखिए, और आप एसबीआई का इंटरफेस देखिए, जबकि वो भी प्राइवेट कंपनी ने करके दिया है। बिल्कुल ठीक है, आप सिंपल सा चीज सोचिए, आज से 10 साल पहले आप एसबीआई में जाते थे तो आपको क्या मिलता था सर्विस, और आप आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में जाते थे आपको क्या मिलता था? आसमान जमीन का फर्क है, बहुत फर्क है। मैं 12 साल से या 13 साल से आईसीआईसीआई का अकाउंट यूज कर रहा हूँ, मैंने कभी बैंक में गया ही नहीं, पैर ही नहीं रखा। सेम मेरा सिटी बैंक में एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, हर जगह प्लस माइनस है, लेकिन इन लोगों ने क्या किसी का एग्जाम लेके उसको लेके आया क्या? नहीं लेके आया ना। लेकिन आप प्रोसेस था एक। लेकिन आप सोचिए, आपको एसबीआई में एक बैंक पीओ का जॉब चाहिए, कितनी भीड़ लगी है, कितना एग्जाम हो रहा है, होने के बाद भी आपको उतना एफिशिएंसी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हमारा एक पॉइंट निकला कि हम टीचर्स को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हमारा ये है कि हाँ, मतलब किसी को खराब बोलने का नहीं है, हम सिस्टम के हमको बेटर बनाने के लिए बेटर बनाने के लिए कोशिश है। जैसे मैं खुद अपना अनुभव बताता हूँ, मेरा भी मन था कभी टीचिंग लाइन में जाने का, मगर मैं टीचिंग लाइन में इसलिए नहीं किया, उसके कुछ कारण थे कि जैसे मैंने देखा कि अगर इंजीनियरिंग के बाद लोगों की जॉब नहीं लग रही तो वो व्यक्ति टीचिंग लाइन में जा रहा है। जिस बंदे ने कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं करी, वो एप्लीकेशन के अंदर तक नहीं गया, तो वो बच्चे को पढ़ाएगा तो कितना गहराई तक पढ़ाएगा, ये एक सवाल है। दूसरा कि टीचर्स जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से, खासकर में प्राइवेट, सरकारी स्कूल में टीचर्स की इनकम अच्छी है, बट जैसे यहाँ बहुत प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके बच्चों की फीस तो 3-3 लाख है, बट टीचर की जो सैलरी है वो कंपैरेटिवली काफी कम है। तो यहाँ एक देखा एक बच्चे की फीस और टीचर की फीस, और देखा जाए एक क्लास में 40 से 50 बच्चे हैं और 3-3 लाख से मान लो कितना हो गया, और टीचर को क्या मिल रहा है। तो ये जो उसमें अगर कोई बुद्धिजीवी टीचर आए, और यहाँ कहीं ना कहीं सरकार, इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज है तुम्हारी, इंडस्ट्रीज, सरकार और स्कूल और कॉलेज, इनके बीच में एक टाइट कपलिंग हो। केवल जैसे एक ये ना हो कि मुझे यहां से एम्प्लॉय लेना है, जैसे आईटी कंपनीज है कि मुझे वहां से एम्प्लॉय लेना है, यहां ना लेके कि मुझे एक बंदा इंजीनियर तैयार करना है या एक डॉक्टर तैयार करना है या कोई भी क्षेत्र में, तो उसमें प्राइवेट कंपनीज हो, सरकार हो,
इंडस्ट्रीज हो, सब एक कॉलेज से कनेक्शन लिंक बने। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैंने देखा एक कोई एप्लीकेशन थी किसी टाइम में, तो वो एप्लीकेशन एक बैंक की जर्मन के 3 स्टूडेंट से बना थी। और जब हम यहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने तो कभी एक जेडीबीसी का कनेक्शन हल्का सा कर लिया फाइनल ईयर में, उसको बहुत बड़ी चीज दे समझ ली। वो इतनी गहराई तक तो टेक्निकल में जा ही नहीं पाता, केवल थ्योरी में रहता है। यहाँ थोड़ा सा आप अपने विचार और प्रकट कीजिए। हाँ, तो इसमें रीजन ये है कि हमारा जो एजुकेशन करिकुलम है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, हमारे टाइम से लेके अभी तक बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी भी हम बहुत ज्यादा थ्योरी पे बेस करके ही उसको लेके जाते हैं आगे। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स के पास क्लास अटेंड करने के बाद, असाइनमेंट लिखने के बाद और सारा थियोरेटिकल वर्क करने के बाद टाइम ही नहीं बचता है कि वो कुछ और करे। जैसे आप अपने फ्रेंड्स में भी जानते होंगे या लोगों को देखते होंगे, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं बाहर मास्टर्स करने के लिए, वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहां पर, और पार्ट टाइम जॉब करके बहुत अच्छे से अपना कॉलेज भी कंप्लीट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक है, अपने फैमिली पे प्रेशर नहीं डाल रही पैसे भेजो, वो अपना पैसा कमा पा रहे हैं। लेकिन यही चीज यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा करिकुलम वैसे डिजाइंड है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का। तो इससे क्या होता है, उसका ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाता है। प्लस हमारे ये एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल लर्निंग का वैल्यू बहुत कम है। जैसे मैं चूंकि ज्यादा जर्मन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ लास्ट 8 साल से, तो वहां पर अगर आप किसी 26 साल के अपने कलीग से बात करते हैं और उसको पूछते हैं तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है, तो इंडिया में अगर कोई 26 साल का कलीग होगा आपका, तो वो आपको बोलेगा 3-4 साल। ठीक है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करके निकला ही होगा 22 साल में, 23 साल में, तो उसके पास 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आप शॉक हो जाओगे, जर्मनी में 26 साल का बंदा आपको बोलेगा मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। कितना बड़ा पॉइंट है। क्यों? ये इस पॉइंट पे मंथन की जरूरत है सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस को। मैं बताता हूँ उसका रीजन भी क्या है, क्योंकि मैंने बोल दिया 10 साल, लेकिन वो हुआ कैसे? वो तो पॉसिबल नहीं हो, तो बेचारा पढ़ ही नहीं पाया होगा वहां तक, तो 10 साल कैसे हो गया? हमारे यहाँ जब आप स्कूल में होते हैं तब आप काम नहीं कर सकते, आपका पूरा दिन स्कूल में ही जाता है, फिर आपके पास खेलने का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको होमवर्क करना है, फिर कोचिंग में जाना है। वहां ऐसा नहीं है। जैसे आप हाई स्कूल में जाते हैं, आपका सब्जेक्ट पूरा स्प्लिट हो जाता है। हमारे यहाँ के जैसा नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो मैथ पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है। किसी को मेडिकल में जाना है तो वो बायोलॉजी और बाकी साइंसेस पढ़ रहा है। किसी को ये सब नहीं करना है, इसको कुछ और करना है, तो उसका पूरा ब्रांच वहीं से चेंज हो जाता है। इवन किसी को अगर सिर्फ लाइफ में कारपेंटर बनना है तो कारपेंटर का काम मतलब वोकेशनल करने लगे। ये देखा जाए ये एक बहुत अच्छा एजुकेशन का तरीका है। देख हमारे और एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, मतलब इसको फिनिश कर देता हूं। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना है, तो आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तब नहीं, जब आप स्कूल में है तब से आपको आपके आसपास के किसी एक इंडस्ट्री में काम करना जरूरी होता है। कितना कितना ठीक है, अच्छा पॉइंट है। और वो इंडस्ट्री वाले आपको अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि वहां का इकोसिस्टम ही वैसे बना हुआ है कि वो इंडस्ट्री वाले इनको एज ए इंटर्न लेते हैं। तो एक बच्चा जो नेक्स्ट 4 साल के बाद कॉलेज में जाएगा, उसका एज 16 या 17 है, या 3 साल या 4 साल के बाद कॉलेज में जाएगा, वो उससे पहले ही उस कंपनी में जाके काम करने लगता है। मतलब तो जब वो इंजीनियरिंग ज्वाइन करेगा तब उसको ऑलरेडी पता है कि वो इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन कर रहा है, उसको क्या सीखना है और वो उसको जाके क्या करेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ अभी हमने 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, वैसे तो काफी पॉइंट्स पे किया है। जो 2 तर्क निकल के आए कि बाहर 5th-6th क्लास तक या कोई सर्टन एज तक बच्चे पे किताबों का लोड नहीं होता। आपने लोड डाल दिया तो इसका मतलब नहीं है कि वो किताबों का मंथन कर रहा है जिससे कि उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सेकंड चीज कि एक हमारे यहाँ सब जगह पैटर्न एक ही है, +2 तक वहां बच्चे को पता है कि मुझे क्या बनना है। हमारे यहाँ +2 तक भी बच्चा +2 के बाद भी कंफ्यूज रहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, क्या बनूं, उसको पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ हमारे अगर जितने भी स्कूल्स हैं, स्कूल्स में कुछ बुद्धिजीवी करके कुछ कंसल्टेशन दें कि बच्चे के सब्जेक्ट्स में कितना अध्ययन कर रहा है, उसको एनालाइज करें। फिर एनालाइज करने के बाद देखें कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि एक बच्चा है उसको पता नहीं है क्या करना है, तो उसको भी एक दिशा मिल जाएगी। और वो जो डायरेक्शन हम यहाँ चाह रहे हैं वो विदेश में ऑलरेडी हो रहा है।
मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी सिस्टम 100% करेक्ट नहीं है। अगर हम विदेश की बात करते हैं तो वहां भी बहुत सारे नेगेटिव कुछ फ्लॉज होंगे, फ्लॉज है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें अच्छी है, ठीक है, लेकिन हमारा अभी फोकस है सिर्फ टेक्निकल या जो एजुकेशन का सिस्टम अभी हम देख रहे हैं इसको कैसे और बेटर बना सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि वहां पर जो स्टार्टअप्स है उनका जो आउटपुट होता है बहुत स्ट्रांग होता है। हमारे यहाँ भी स्टार्टअप हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने अभी तक गूगल के जैसा कोई कंपनी बना नहीं पाए। हम खुश हो जाते हैं कि गूगल का सीईओ इंडियन है, लेकिन हम यहाँ से वैसा कोई कंपनी बना पा रहे हैं क्या? नहीं बना पा रहे ना। तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा हमको एज अ समाज को भी समझना पड़ेगा कि चीजों को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ एक बड़ा जॉब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, या एक बंदा जो इंजीनियर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। समाज को चलाने के लिए हर तरह का आदमी चाहिए हमको इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, हमको प्लम्बर भी चाहिए, ठीक है, हमको और भी बाकी सारे चीजों को करने के लिए लोग चाहिए। तो सबका समानता होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। हमारे यहाँ खासकर ये होता है कि कोई भी चीज कर रहे होते हैं, इंजीनियर का पद बड़ा हो गया, कारपेंटर का पद छोटा हो गया, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे या उसके पद पे, पोजीशन पे, एक आपने एग्जांपल भी बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो आप बताएंगे दोबारा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हमारे यहाँ एक बंदा है अगर कारपेंटर तो उसको थोड़ा सा देखेंगे छोटी निगाह से, एक बंदा इंजीनियर है उसको बड़ी निगाह से देखेंगे, अगर कोई बंदा है कोई IAS PCS उसको और उससे देंगे, उसके नॉलेज के बेस पे तो कुछ सिलेक्शन हो ही नहीं रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समाज में हर तरह के लोगों को वैल्यू दें, तभी हम एज ए समाज आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू देने का जरूरत है वो टीचर्स को है। अगर हम टीचर्स को वैल्यू देंगे एज ए समाज, उनके लिए फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स लेके आएंगे। मैं सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट टीचर्स कोई भी, ठीक है, टीचर्स के लिए रिवॉर्ड्स लेके आएंगे, उनके लिए सोसाइटी में वैल्यू लेके आएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि जो अच्छे क्वालिटी के जो लोग होंगे ना वो टीचिंग में आएंगे। जब टीचिंग में बेस्ट क्वालिटी के लोग आने लगेंगे तो आपको आउटपुट भी क्वालिटी का दिखने लगेगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आपके पास धान है एक बोरी, आपने सबसे अच्छा वाला धान निकाल लिया, और जो आपके खराब धान थे उसको आपने बो दिया, तो आपको फिर से खराब ही धान मिलने वाला है ना। तो और एक देखा जाए कि जो भी हर किसी की लाइफ में एक टीचर का सबसे बड़ा योगदान है, हर किसी की लाइफ में टीचर का सबसे बड़ा योगदान है, मगर वो टीचर की अगर उसकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, चाहे प्राइवेट है, क्योंकि देखो मैं प्राइवेट के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ क्योंकि जनरल कोई बच्चा, ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही डालना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उनकी टीचर की अर्निंग अच्छी है। प्राइवेट स्कूल के टीचरों की तनख्वाह अच्छी होगी, उनके लिए एक प्रोसेस होगा, जैसे कंपनीज में, IT कंपनीज में इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे उसको देखते हैं कि उसकी डेप्थ देखते हैं नॉलेज की, फिर उसको लेते हैं। ऐसे ही टीचर की उसी लेवल की पगार होगी और उसी लेवल की पगार बाकी के हर फील्ड्स में होगी। हमारे बस ये कंपैरिजन, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक सब्जेक्ट है, तो हर चीज एक सब्जेक्ट है, हर चीज एक एजुकेशन है, उसको एजुकेशन की तरह लें, उसको ईगो और अहंकार की तरह ना लें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईगो से बाहर निकलना है, अहंकार से बाहर निकलना है और वैल्यू सबको देना है। अच्छा, टीचर्स का जब हम बात करते हैं पे का, उसमें एक प्रॉब्लम है जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली एक बच्चे को पढ़ाना बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर हम टीचर को अच्छा पे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा रखेंगे, क्योंकि आप देखिए बड़े शहरों में रियल एस्टेट बहुत एक्सपेंसिव है, तो अगर एक स्कूल को चलाना है तो उसका जो लैंड है, बिल्डिंग है, बाकी सारा तामझाम है, काफी खर्चा आता है। अगर कोई काफी सारे स्कूल्स हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज करके उनका प्रॉफिट ही मेन मोटिव बन गया है, ज्यादातर है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं जो कमर्शियली बहुत पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका फीस भी जो है अभी के खर्चे के हिसाब से उसको वो कंपेरेबल नहीं है। और हम एज ए समाज, हमारा एज ए कंट्री, हमारा पर कैपिटा GDP जब तक राइज नहीं करेगा तब तक पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एजुकेशन के लिए, और तब तक प्राइवेट एजुकेशन ठीक नहीं होगा। इसीलिए हमको पब्लिक एजुकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि पब्लिक एजुकेशन का अगर स्तर बढ़ेगा तो वहां पर जो हमारा एकदम बॉटम लाइन है वो आपको बहुत फास्ट ऊपर आएगा। पब्लिक एजुकेशन इन द सेंस जो हमारा डेली के नीड्स में जो जरूरत पड़ती है उससे रिलेटेड सारी एजुकेशन, करेक्ट? नहीं, पब्लिक एजुकेशन बोलने का मतलब है जो सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, पब्लिक इसका, हाँ, ठीक है। तो एक पॉइंट निकलता है कि
पब्लिक एजुकेशन उसमें, मगर उसमें कहीं ना कहीं जैसे प्राइवेट में एक तरीके से अगर सरकार, और सेम चीज सरकार गवर्नमेंट हमारी हो गई और इंडस्ट्रीज हो गई, ये इनको मिलके चलना पड़ेगा। देखिए प्राइवेट में मैं उतना ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ। रीजन ये है कि प्राइवेट में कौन पढ़ाता है, आपके जैसे मेरे जैसे लोग पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। तो हम बुद्धिजीवी हैं या हमको थोड़ा समझ में आता है, हम पढ़े लिखे हैं, हम कैसे भी अपने बच्चों को निकाल लेंगे, ठीक है। हम उनके बारे में मंथन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे दे आर प्रिविलेज्ड, ठीक है। उनको हम निकाल लेंगे, वी आर प्रिविलेज्ड, हम ऊपर आ गए हैं। लेकिन हमको अगर एज ए नेशन सोचना है, पूरे देश के लिए सोचना है, तो हमको सोचना है कि जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है उसको हम कैसे ऊपर लेके आ पाएंगे। बिल्कुल, आपकी क्योंकि बात उसको हम जब ऊपर लेके आ पाएंगे ना, तो आप जब इफेक्ट देखेंगे ना, तो इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए आप और मैं मिडिल क्लास है, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देश का जितना उत्थान होगा, जो एकदम नीचे पड़ा हुआ है वो यहाँ से अगर इतना आ गया ना, बहुत बड़ा तो ग्रोथ बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाएगा, और उससे उसका इफेक्ट सबको मिलेगा, आपको, मेरे को, हर किसी को मिलेगा। तो अब उसमें उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम एक सजेशन ही दे सकते हैं, मतलब एक किस तरीके से, जैसे एक ऐसा स्टेप हो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और गवर्नमेंट को सब काम करें, उस पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें और फिर उसमें बच्चे जाना चालू करें, उसके लिए मार्केटिंग भी करें। जैसे बाकी चीजों के लिए मार्केटिंग होती है, ऐसी गवर्नमेंट स्कूल्स की मार्केटिंग हो जिसमें मुझे लगता है मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये डिमांड, मार्केटिंग भी डिमांड सप्लाई का ही काम करता है, ठीक है। वो डिमांड क्रिएट करने के लिए आप मार्केटिंग करते हैं, तो ऑलरेडी वहां डिमांड है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर स्कूल नहीं है। तो ये मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर मतलब हमको स्कूल लेवल पे सोचना है कि स्कूल लेवल पे हम क्या करें अच्छा, तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है। एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हर जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको सोचना चाहिए कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो यहाँ एक पॉइंट निकलता है कि मतलब ये भी बहुत गलत है कि कुछ नहीं आया तो गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया। नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमको और गवर्नमेंट को मिलकर साथ में काम करना चाहिए। तो अब ऐसा कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट मिले, गवर्नमेंट को साथ एक मैंडेटरी कर दे कुछ ऐसा कि जो भी कोई पढ़ा लिखा या एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा वो सरकारी स्कूल में जाए, वहां जाके अपने लेक्चर्स दे, सेमिनार्स दे, एंड सेम चीज प्राइवेट स्कूल के लिए भी हो। तो दोनों लोगों की ग्रोथ होगी उसमें। मिनिमम जैसे कि मैं गया, मैंने 6th क्लास के बच्चे को मैथ्स पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, कुछ केमिस्ट्री पढ़ाया, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी गया, मैं मेरे जैसा कोई व्यक्ति वो प्राइवेट स्कूल में भी गया, क्योंकि दोनों जगह बच्चे हैं। एक बच्चे की क्या गलती कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ या वहां पैदा हुआ हूँ, हमको दोनों को समानता की तरफ देखना पड़ेगा। क्योंकि आज हम अपने बच्चे पे ध्यान दे पा रहे हैं, मगर बहुत माँ बाप जो है वो, मान लो बहुत माँ बाप जो है वो पैसे वाले हैं, मगर वो उतने पढ़े लिखे नहीं है। पैसा और पढ़ाई दो अलग चीज है। तो उसमें बच्चे पे प्रेशर डाल दिया, तो पढ़ता नहीं है, बच्चा टेंशन में आ गया, बच्चा डिप्रेशन में आ गया। उसके बाद डिप्रेशन में एक स्कूल का मैं सुनना था, एक 12वीं क्लास का लड़का को हार्ट अटैक हो गया। अभी मैं सुन के आया था 12वीं क्लास के लड़के को हार्ट अटैक हो गया। क्या ये बहुत बड़ा सवाल है? प्राइवेट स्कूल का लड़का था। तो प्रेशर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई, चाहे गरीब का बच्चा को दुख हो, चाहे कोई पैसे वाले को हो, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इक्वली ग्रोथ हो। और हमारा एक कर्म बनता है कि उनको एक तरीके से, उनको एक ऐसा एम्बियंस, एक सराउंडिंग दे। मगर यहाँ थोड़ा सा गवर्नमेंट ऐसा करे कि वो बुद्धिजीवी व्यक्तियों से, वो बुद्धिजीवी व्यक्ति मिलेंगे तुम्हारी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, उनके साथ टाई अप करे और उनसे बोले कि तुम जाके वहां सेमिनार दो। अगर एक बंदा महीने में एक बार भी दे देगा, एक कंपनी में इतने एम्प्लॉय होते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक स्कूल कॉलेजेस, प्राइवेट गवर्नमेंट सारे एक लेवल पे आ जाएंगे और वो हमारे कहीं ना कहीं समानता की तरफ हम लोग। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये मल्टी लेयर है, ठीक है। पहले हमने स्कूल को फिक्स करना है थोड़ा, ठीक है। हमने स्कूल को फिक्स कर लिया, उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वोकेशनल को बहुत वैल्यू दिया गया, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन अभी हमारा इंडस्ट्री जो है उसके तरफ गवर्नमेंट ने उतना काम नहीं किया। वो काम करना था कि इंडस्ट्री जो है, वो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो हाई स्कूल में है और कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके लिए थोड़े पार्ट टाइम वहां पर काम हो, इंटर्नशिप। आप उनको स्टाइपेंड दे दीजिए, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं ज्यादा। लेकिन इससे क्या होगा कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिलेगा, उनको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आगे जाके मुझे करना क्या है। कोई अगर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो इंजीनियरिंग में करेगा क्या। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो आपने इसको फिक्स किया हाई स्कूल लेवल पे, उसके बाद आप पहुंचिए अब प्रोफेशनल एजुकेशन में, यानी जब वो अब ग्रेजुएशन कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है,
तो जब वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तब हमारे यहाँ क्या होता है कि फाइनल ईयर में जाके लोग प्रोजेक्ट करते हैं या थर्ड ईयर फाइनल ईयर में कुछ इंटर्नशिप करते हैं। ये पूरा होना चाहिए, फर्स्ट ईयर से होना चाहिए, फर्स्ट ईयर से। और कंपनीज इंडिया में कैसे है, वो ऐसे स्ट्रक्चर्ड है, आपने अपने टाइम पे देखा है, मैंने भी अपने टाइम पे देखा है, इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ आईआईटी एनआईटीज वालों को इंटर्नशिप मिल जाता है, बाकी छोटे मोटे कॉलेज वालों को इंटर्नशिप नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में वो कल्चर ही नहीं है। इंडस्ट्री वो रूम ही क्रिएट करके नहीं रखती है कि 4 बच्चों को लाके वो इंटर्नशिप पे रखे। तो ये यहाँ पर ये पॉलिसी को हमको थोड़ा सा वर्क करना है, ये हम गवर्नमेंट से आग्रह कर सकते हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिसीज बनाए, जैसे इंडस्ट्री के लिए सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनके लिए, वैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वैसे उनके सीएसआर में ऐड करें कि उनको इतना जो है, इतना एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ के हिसाब से कुछ लोगों को इंटर्नशिप देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वर्कफोर्स है, स्किल वर्कफोर्स है, इसका क्वालिटी बहुत ज्यादा राइज करे। तो इसमें अगर आप देखो, और ये सबके लिए बेनिफिशियल है, इसमें सरकार का भी बेनिफिट है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का बेनिफिट है, कॉलेज स्कूल का भी बेनिफिट है, सबका बेनिफिट है, स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट है, और इसमें कोई अलग से खर्चे की भी जरूरत नहीं है। बस एक प्रॉपर प्लानिंग। क्या होता है, कभी कभी इतना खर्चा कर दिया, कॉलेज बना दिया, इसमें एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर प्लानिंग अगर हो गई तो उससे हमारा काम बहुत आसानी से ये हो जाएगा। और एक, हाँ, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं कि तो उसमें कहीं ना कहीं अगर स्कूल में होगा तो ऑटोमेटिक एक तरीके का कंसल्टेशन भी हो गया, जैसे कि बंदे को बचपन में ही पता पड़ गया कि मुझे किस फील्ड में जाना है। क्योंकि मैं ज्यादातर देखता हूं कि बंदे करना ये चाहते थे और कर वो रहे, तो कहीं ना कहीं उनको दिशा नहीं मिल रही है और उन्हें मजबूरी में जो फील्ड मिला वो चुन लिया। तो उससे उनको ये होगा कि जो उनको चाहते हैं और उसी चीज को चुनेंगे तो उसमें वो आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे समाज में ये भी प्रॉब्लम हमने देखा है, और आप बात भी कर रहे थे कि बच्चे जब 11-12 पढ़ रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता है करना क्या है। सबने बोल दिया इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, लोग इंजीनियरिंग मेडिकल पे पहुंच जाते हैं, एडमिशन भी मिल जाता है। इंजीनियरिंग करने के बाद पता नहीं होता है करना क्या है। हाँ, क्योंकि उनको कभी इंडस्ट्री एक्सपोजर मिला ही नहीं मिला, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। अब जैसे मैं बताऊं, इंजीनियरिंग करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव होता है तो जॉब लग जाए, और वो एक टैग जो होता है, वो टैग लग जाए, वो प्रेस्टीज का इशू होता था। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जॉब में करना क्या है। तो ये हम 4 साल की पढ़ाई करके आए और हमको पता नहीं है करना क्या है। अगर यही चीज फर्स्ट ईयर से चालू हो जाए और कहीं ना कहीं वहां कंपनीज, इंडस्ट्रीज को कॉलेज के साथ केवल यही ना हो कि मुझे इस कॉलेज से रिसोर्स उठाने हैं, उनको इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को, गवर्निंग बॉडीज को कुछ ऐसा प्लान लाए जो कि वो चाहे स्कूल का बंदा हो चाहे कॉलेज का हो, फ्रॉम द डे स्टार्ट वो कॉलेज में एंट्री करना चालू करता है और जब वो वहां से निकलता है वहां तक की जर्नी में पूरा उनका योगदान एक तरीके से उनका एक साथ लेकर चले, तो हमारे सारे रिसोर्स, हमारे जितने भी बंदे हैं बहुत हाईटेक निकलेंगे और हाई क्वालिटी वाले निकलेंगे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूं कि हमारा, मान लो कि केवल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी यही नहीं है, कारपेंट्री भी बहुत बड़ा एजुकेशन है। अभी हम, जैसे आपने एक पॉइंट बताया, अभी हम स्किल्ड एजुकेशन की तरफ बात कर रहे थे, मगर एक अच्छा समाज, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी एजुकेशन का, कोई भी चीज का, एक अच्छा समाज बनाए। हमारा घर भी एक समाज है, और घर से ही हमारा पहले सबसे छोटा समाज घर बना, फिर घर से एक गांव बना, गांव से शहर बना, शहरों से मिलकर देश बना, तो ओवरऑल एक समाज ही है। तो समाज में मतलब एजुकेशन का एक रोल है कि हम एक समाज को बेहतर बना सकें। मगर जैसे आपने और हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन, जो मॉरल वैल्यूज है, कि मेरे अंदर एक भाव आ रहा है कि मैं अपनी तरफ से समाज को के लिए कुछ करूं, कोई भी पॉइंट पे जो मेरे तरीके से हो सके, जिससे कि लोगों को अपलिफ्ट करूं। जहां कहीं ना कहीं मॉरल एजुकेशन की कमी होगी, चाहे कितना भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहां स्किल बच्चा आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो नेशन हमेशा डेवलपिंग में रहेगा, डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका क्या है ना कि वैल्यू एजुकेशन होना बहुत जरूरी है।
एजुकेशन जब स्टार्ट हुआ तो वो वैल्यू एजुकेशन ही था, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन कमर्शलाइज होता गया दोनों तरह से, एजुकेशन देने का सिस्टम भी कमर्शलाइज हो गया और एजुकेशन पाने के बाद जो बच्चा उस एजुकेशन को जहाँ यूज करेगा वो भी कमर्शियल हो गया। बिल्कुल। तो जब ये पूरा एंड टू एंड चीजें कमर्शियल हो गई ना, तब वैल्यू वहां से खोने लगा और वैल्यू कम होने लगा। अभी जो हम आज के टाइम पे देख रहे हैं, आज के टाइम पे एजुकेशन में वैल्यू सबसे कम दिखता है, जिसके वजह से आप देखिए कि हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, थ्रू आउट हमेशा फर्स्ट आता है, इंजीनियरिंग करता है फर्स्ट आता है, फिर यूपीएससी करता है, उसकी जॉब लग जाती है, आईएएस ऑफिसर बन जाता है। फिर वो आईएएस ऑफिसर बनने के बाद वो घूस ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो वैल्यू गया नहीं। लेकिन जब आप उसके इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग्स उठा के देखिए, अगर उसको करप्शन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा होगा वाइवा में, तो उसने तो वहां एकदम तहलका मचा दिया होगा आंसर। ऐसा बात किया होगा कि इसको अगर आप कल को प्राइम मिनिस्टर बना दिए तो इसने तो एक ही दिन में पूरे कंट्री में करप्शन खत्म कर सकता है, कैपेबल है। तो इसका मतलब ये है कि वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है हर चीज, लेकिन उसके अंदर वो वैल्यू मिसिंग है, जिसके वजह से उसको वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में अपना घुसता है तो उसके वो कॉन्शियसनेस वहां काम नहीं करता है उसका। वैल्यू एजुकेशन में एक सबसे बड़ा रोल माता पिता का है, क्योंकि एक वैल्यू एजुकेशन एक संवेदनशीलता है और वैल्यू एजुकेशन घर से शुरू होता है। हाँ। हम अपने बच्चों को बचपन से ही बोल रहे होते हैं तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, इसलिए नहीं ताकि वो सेवा करे। हाँ। क्योंकि अगर वो सेवा करेगा तो हम भी उसको बोलेंगे क्या डॉक्टर बन के क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, देखो तुम्हारा दोस्त इतने बड़े गाड़ी में घूम रहा है। तो हम तो उसको पैसा छापने वाली मशीन ही बना रहे। जब वो बड़ा होकर डॉक्टर बनता है तो पैसा ही छाप रहा होता है। सही बात है। तो एक है ना, एक चीज देखी जाए, एक सर्विस का मतलब होता है सर्व करना, ठीक है। तो एक हो गया जॉब, दोनों में डिफरेंस है। तो एक सर्विस वाली चीज थी, वो वैल्यू एजुकेशन है। अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो हमारे को एक ये पता होना चाहिए कि सर्विस का मीनिंग एक सर्व करना है, तो एक भाव पैदा होगा, और वो भाव सबसे पहला एक माता पिता अपने बच्चे को दे सकते हैं, और माता पिता के बाद एक समाज, क्योंकि उसके बाद वो समाज में निकलता है, और एक टीचर्स का, स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल होता है वैल्यू एजुकेशन में, कि बंदे के अंदर एक संवेदनशीलता है, किसी लोग को समझ है, ये ना हो। मैंने एक आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एक स्कूल है बहुत अच्छा, तो वहां नोटिस किया कुछ पेरेंट्स थे, तो उनने बोला कि यहाँ ऑटो वाले का लड़का आता है, यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे। ये कितनी मतलब एक कुंठित मानसिकता, नहीं बोलेंगे क्या, कि उसको भी उतना ही राइट है जितना आपको राइट है। तो यहाँ ये जो अहम है, वो ये अहम कहीं ना कहीं आदमी की वैल्यू एजुकेशन को मार रहा है। तो ये नहीं, ये तो मैं एकदम एग्री करता हूँ, जो हमने बात भी किया कि वैल्यू एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मैं इसको आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आपको बताता हूँ। आज से अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वैल्यू एजुकेशन और भी इंपॉर्टेंट होते जाएगा, क्योंकि स्किल, जो नॉर्मल स्किल जो हम देखते थे, ये एजुकेशन का धीरे धीरे जरूरत ही नहीं रहेगा। नहीं, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ऑटोमेशन, एआई ये हावी होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हम जो स्किल आज लेके चल रहे हैं, ये स्किल्स का नेक्स्ट 5 साल में 10 साल में वैल्यू नहीं रहेगा। ये स्किल सीख के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मॉरल वैल्यूज ही सबसे बड़ी रहेंगे। मॉरल वैल्यूज ही सबसे बड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो मशीन आपके लिए काम करेगा, वो मशीन के अंदर कोई मोरालिटी नहीं है। तो मोरालिटी होगा इंसान के अंदर में, ह्यूमंस के अंदर में, और हम उस मशीन को क्यों देंगे, या उस मशीन को प्रॉम्प्ट्स देंगे काम करने के लिए। सही बात है। मशीन तो एक वो है, आप इनपुट दे रहे हो, वो आउटपुट दे रही है, बस उससे ज्यादा मशीन कुछ हाँ। तो जो हम सोचते थे एजुकेशन को, कि हमने बच्चे को एजुकेशन देके इंजीनियर बना दिया, इंजीनियर बन के आज ये प्रोग्राम लिख रहा है, ये मशीन्स बना रहा है, ये मोबाइल बना रहा है, टावर्स और नेटवर्क बना रहा है, इसका जरूरत नहीं रहेगा, ये तो मशीन्स कर लेंगे। तो हम जो एजुकेशन लेके आए थे और हम जो अपना जीवनी चला रहे हैं, ये एजुकेशन लेके जीवनी चलाने के हमारे बच्चों को जरूरत नहीं रहेगा। अच्छा, अभी यहाँ में एक वापस उस पॉइंट पे आऊंगा जिसने मुझे स्पार्क पैदा किया था। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग। तो जब वैल्यू एजुकेशन आएगी तो सामाजिक वेलबींग ऑटोमेटिक होगी। अब लोगों के क्या है कि क्या कुछ हो गया, मुझे क्या, इस यहाँ ये हो रहा है, मुझे क्या। और कहीं ना कहीं इसका मतलब, अगर आपके अंदर ये भाव है तो आप भी एक हेल्दी नहीं हो। एक इंसान की फितरत होती है कि वो इंसान से मिले जुले और एक दूसरे से प्यार ये सब बांटे। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज, कोर वैल्यूज जो ह्यूमन वैल्यूज है, ये खत्म हो रही है।
और ये खत्म होंगी तो इंसान और मशीन में कोई अंतर नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है कि ये हम जितने भी संस्थान है, स्कूल है, टीचर्स है, हमारी आईटी कंपनीज है, या हमारी प्राइवेट कंपनीज है, या हमारा बैंक है, कोई भी चीज है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, सबसे एक हमारा प्रार्थना होगी कि वैल्यू एजुकेशन की तरफ ज्यादा फोकस करें, जो कि एक अच्छा समाज बनाएगा। और एजुकेशन का मतलब एक अच्छा समाज बनाना ही होता है। अगर अच्छा समाज बनेगा तो एक अच्छा हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। और ये सिर्फ जैसे आपने बोला कि मैं इंस्टीट्यूट्स को बोल रहा हूँ और सारे ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहा हूँ, ये शुरू होना है हमारे घर से, पेरेंट्स को समझना पहले जरूरी है। हाँ, चीज जो भी होगी वो हमारे अंदर से ही आएगी, और ये हमको सबको खुद को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में और हर चीज जो है डिमांड सप्लाई का, मैं हार्डकोर कैपिटलिस्ट हूँ, ठीक है, और मैं इस चीज को समझता हूँ कि हर चीज डिमांड सप्लाई का गेम है। अगर डिमांड होगा तो सप्लाई आएगा। अगर हम एज ए पेरेंट्स डिमांड करेंगे कि हमको वैल्यू एजुकेशन चाहिए, तो हमारे बच्चों को वैल्यू एजुकेशन मिलेगा। अगर हम डिमांड नहीं करेंगे, हमको अवेयरनेस ही नहीं होगा कि ये चीज क्या होता है, क्यों चाहिए, तब आपको मिलेगा भी नहीं। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज बात कर रहा हूँ, दिमाग में आया कि जैसे एक मैं एक मान लो मैं फिजिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे को फिजिक्स में शौक है, मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, मैं गहराई में उतर गया और मैं फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह समझ गया। एक लड़का पढ़ा फिजिक्स, उसका फोकस था कंपटीशन, कि मुझे आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, एजुकेशन उसने भी ली, या इंजीनियरिंग करनी है। तो वो कंपटीशन के चक्कर में कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट और एक कंपटीशन, ये दो अलग अलग चीज होगी। अगर बंदा इंटरेस्टेड है उसमें उतरे, जैसे मैंने देखा बच्चे आजकल फाइट कर रहे हैं कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मार्क्स कम आना और योग्यता, ये दो अलग चीज है। क्योंकि जिस तरह से ये तो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि जिस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं हमारे सिस्टम में एग्जाम लेके, ये एक्चुअली इवेल्युएशन नहीं है। इस इवेल्युएशन को पता नहीं चलता है कि रियल लाइफ में जाके कौन कितना सक्सेसफुल साबित होगा। और बच्चा जब मेरा कोई फील्ड में अपने आप इंटरेस्ट है, आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं आगे जाऊंगा। 3 इडियट्स में मान लो एक मूवी का लेते हैं एग्जांपल, आमिर खान को उसमें इंटरेस्ट था, वो साइंटिस्ट बन गया, उसने कोई कंपटीशन ही नहीं किया, फिर भी विनर हो गया। तो एक इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, और हमेशा हमको दुनिया के लिए नहीं करना, बहुत चीज खुद के लिए करनी है। और मैंने बोला ना, सामने चीजें वैसे ही आ रही है, आप दुनिया के लिए कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मशीन्स आपके लिए हर चीज आपके लिए कर रही है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, मैं एक लास्ट पॉइंट पे हम दो और डिस्कस करेंगे कि अब जैसे मैं एक ये सब्जेक्ट में क्यों लेकर आया कि एक बंदे से मिला, मेरे को योगा में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने उससे पूछा कि उसने बोला कि मैंने एक बहुत अमाउंट ऑफ टाइम योगा में दिया। अब मैंने उससे पूछा कि आप मतलब क्या कमाते हो क्या, तो बोलता है कि मैं इंडिया छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ योगा को लेके कोई कमाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक योगा जो भारत भूमि की देन है, ठीक है, अब उधर उसके बंदे की जिसने अध्ययन किया, उसके बाद जब उसमें सैलरी ही नहीं है, तो वो हमारा वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला जाएगा। तो अगर इन सब के एक रिसर्च सेंटर बनेंगे, जैसे ये एक बिहार स्कूल ऑफ योगा में एक संत थे, वो नाद योगी थे, तो उनकी बॉडी पे कुछ टेस्ट हुआ। क्या हुआ, उनको एक गिलास के अंदर बंद कर दिया जहां से वो सांस ना ले सके, उसके बाद बॉडी में वैक्स लगा दिया। अब उसके बाद उनको रखा गया, वो 45 मिनट्स तक बिना सांस के वो अपना आराम से कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल बजाते रहे। तो जब उन बंदे की जो टेस्टिंग हो रही है वो इंडिया में ना होके वो विदेश में हो रही है। अब ज्यादातर देखोगे कि यूरोपियन कंट्रीज योगा को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है, और यहाँ एक योगा के लिए जो अपना जीवन तो कुछ समर्पित करना चाह रहा है, वहां उसकी 4 पैसे की इनकम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर वही है ना, आपने जो पहले पॉइंट बोला था कि यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं किसको, जो कमर्शियली सक्सेसफुल है, जो कमर्शियली पावरफुल है, राइट। तो हमारे समाज में तो हम गलत टारगेट ही हमने गलत सेट कर लिया ना। तो समझ में आ गया कि हमको अपने वैल्यूज में खुद एक ह्यूमन वैल्यूज में लाना है कि हमको सबको इक्वल चीज देनी है, एक इक्वल समानता की तरफ जाना है। दूसरा, अगर मान लो मुझे योगा को बढ़ाना है, तो हम मान लो योगा के साथ साथ हमारे यहीं अगेन योगा इंस्टीट्यूट्स हो गए। अब मैं मान लो मैं ध्यान करके मेरा डोपामाइन बढ़ रहा है,
तो यहाँ हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज को, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनको योगा के टीचर से मिलना चाहिए कि इसका डोपामाइन लेवल बढ़ रहा है, इस पे हम टेस्टिंग करें। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स हो गए, योगा का टीचर हो गया, उसका डोपामाइन लेवल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का रिसर्च सेंटर बन गया। अब रिसर्च सेंटर बन गया तो जो लोग का जो पैशन था उसमें काफी लोग आएंगे और इंटरेस्टेड होंगे, और ये भी फील्ड हमारा इवॉल्व हो जाए। जरूर होगा। ठीक है, तो एक ऐसे मेरे दिमाग में विचार आया। नहीं, ये सही सही चीज है, तो पूरा इकोसिस्टम डेवलप होना है। हाँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए, जैसे आपने मेरे को कल परसों एक पॉइंट दिया था कि हमारा नेशनल गेम कौन सा है, आप खुद बोलो। तो वही है ना, हर चीज जो है ना हमने कमर्शियल वैल्यू के साथ टाई कर दिया है, जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हमारा देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी। हॉकी है, लेकिन किसको हॉकी के बारे में पता है? किसी को भी नहीं। क्रिकेट के बारे में सबको पता है। और क्रिकेट जो है वो भी इंडिया ने अभी लास्ट कुछ सालों में क्रिकेट को हाईजैक कर लिया है, क्योंकि कमर्शियल वैल्यू की वजह से इंडिया ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को कमा के दे रहा है। ठीक है, तो बीसीसीआई का दबदबा बढ़ते जा रहा है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि वो गेम न रह के एक पूरा एक जो है ना, एक पैसा कमाने का जो माध्यम बन गया है। वो पैसा कमाना मतलब, मेरा बोलने का मतलब खिलाड़ियों के लिए नहीं है। प्लेयर्स तो वो बेचारे वो अपना अलग लेवल पे नीचे ही है। ठीक है, वो अपना एड वेड करके थोड़ा बहुत ही कमा रहे हैं। कमा तो वो लोग रहे जिनके बारे में हम नाम भी नहीं जानते। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक जैसे योगा को हमने बताया भारत भूमि की देन है, और भारत में उसके रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए। और मुझे लगता है बिहार स्कूल ऑफ योगा का, जैसे मैंने पढ़ा, बहुत बड़ा योगदान है। मगर बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स, ऐसे आपने आयुर्वेदा को लेकर बोला था, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सबसे, हॉकी हमारा नेशनल गेम है और उसको कैसे बढ़ाया जाए, इन सब पे आप सब लोग चिंतन करो और अपना डेटा पॉइंट्स, अपने व्यू पॉइंट्स। बोलने का अर्थ ये नहीं है सिर्फ हॉकी, बोलने का अर्थ ये है कि हर एक चीज का वैल्यू होना चाहिए, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट हो। जैसे आयुर्वेद है, यूनानी है, जो बहुत एंशियंट टाइम से लोगों के नॉलेज से उत्पत्ति होके वो यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का चूंकि कमर्शियल वैल्यू नहीं है, आप इनको बेच के क्विक पैसा नहीं बना सकते हैं, इस वजह से हम इसको वैल्यू नहीं देते हैं। अब तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि देखो, कमर्शियल का कहीं ना कहीं कॉमर्स से रिलेटेड हो गया शायद, जैसे कि पैसा, बोलने का मतलब है पैसा जहाँ धंधा बन रहा है। पैसा, ठीक है, हर चीज धंधे के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब देखा जाए, अगर हम इसको थोड़ा इस तरीके से सोचें कि कहीं ना कहीं जब एलोपैथी नहीं थी तो किसी ने रिसर्च करी, फिर किसी ने पैसा लगाया, फिर जाके वो पॉपुलर होगी। बहुत अच्छा काम किया, एलोपैथी का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे ही कुछ बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, जो साइंटिस्ट टाइप के हो, उस पर रिसर्च करें, उस पर रिसर्च करके कोई इश्यू को रिजॉल्व करें, फिर उसका प्रचार हो, तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मगर कहीं ना कहीं रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए। और एक चीज है, फाइट नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे आयुर्वेद वाला बोल रहा है एलोपैथी खराब है, एलोपैथी वाला बोल रहा है आयुर्वेद खराब है। कोई खराब नहीं है। अगर एलोपैथी खराब होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। आज कोविड में एलोपैथी का बहुत बड़ा रोल है। कोविड नहीं, आज अगर हमारे जैसे कंट्री में लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है, लोग ज्यादा जी रहे हैं, बिल्कुल, तो उसका रीजन तो एलोपैथी है। बहुत बड़ा रीजन है कि नहीं? बहुत बड़ा रीजन है। पहले काफी टाइम पहले प्रेगनेंसी में काफी प्रॉब्लम होती थी। आज की पहले हॉस्पिटल्स नहीं थे, घर में प्रेगनेंसी हो रही है, दाई आ रही है, वो डिलीवरी के लिए आ रही है, कितना कष्ट होता था। कितना कष्ट नहीं, मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे मर जाते थे, मोर्टेलिटी रेट में इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है। तो एलोपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, सब चीज जरूरत है, लेकिन हमको उस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है। बस ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हर चीज में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे प्रोफेशन हो, हर एक चीज में समानता की तरफ आना पड़ेगा। ईगो को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप और मैं इंडिया के अंदर किसी भी शहर में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, और वहां जाके वेटर से छोड़ दीजिए, हमारे से ये ग्लास गिर जाता है नीचे, सब फालूदा खा रहे हैं, काफी सारे जिसके अंदर चीज होती है, वो गिर के पूरा फैल गया। क्या आप और मैं उसको साइड करने का या उसको क्लीन करने का ट्राई करेंगे? नहीं करेंगे। ऑर्डर देना है। हम तो वेट करेंगे कब वो स्टाफ आएगा, उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि तो इज्जत की बात होगी ना, हम कैसे हाथ लगा सकते हैं उस चीज को। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि मैं आज से कुछ 9-10 साल पहले एक अमेरिकन कंपनी में काम करता था, और उस कंपनी का जो फाउंडर था वो यूएस से आया हुआ था। उसने कुछ लोगों को जो हमारे टीम में थे
उनको लेके वो गया लंच के लिए, उसमें मैं भी था। तो हम लोग चेन्नई के एक 5 स्टार होटल में गए लंच के लिए, और हम सब बैठे थे 2-3 टेबल्स पे चारों तरफ, और वेटर जो है एक बड़े से ट्रे में काफी सारे ग्लासेस में मॉकटेल लेके आ रहा था, और किसी वजह से वो गिर गया वहां पर। तो चूंकि उसके पास क्लीन करने का कुछ था नहीं, तो वो गया लाने के लिए सामान वामान अपना, और हमारे काफी सारे कलीग्स जो है वो साइड से चल के आ रहे थे इधर उधर से किसी तरह से, लेकिन कोई उस पड़े हुए चीज को हाथ नहीं लगा रहा था। उनको लग रहा तो था वो जो कंपनी का फाउंडर था, जिसका की पर्सनल इनकम 1000 करोड़ में है, उसने टेबल से एक नैपकिन उठाया, और वो उस पूरे जो फैल गया था मॉकटेल, उसको पूरा साइड करने लगा, ताकि लोग कम से कम चल के आ सके। उसको अपने इज्जत का फिक्र नहीं हुआ, क्योंकि उसके कल्चर में वो है नहीं, देखो तो उसकी इज्जत चली जाएगी। बिल्कुल यही, और उसके ही कंपनी में काम करने वाले हम लोग उसको हाथ नहीं लगा सकते, तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ये हम सबके लिए लेसन है कि कहीं ना कहीं अपने ईगो को एक साइड रखें। वो ईगो की मैं कौन हूं, या हम कौन है, या हमारा प्रोफेशन कौन है। एक इंसान जो कि यही मॉरल वैल्यूज, इसी को मॉरल वैल्यूज कहते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसी के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम कोई भी विषय को लाके मंथन करें, और आप सब लोग उसको देखें और अपने डेटा पॉइंट्स दें, अपने पॉइंट्स दें, जिसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। और हम सबका रोल है एक बेहतर समाज, एक हर चीज को बेहतर बनाने का। धन्यवाद। धन्यवाद।